हाय दोस्तों, हम आ गए हैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि देखो, इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के साथ हम आप लोगों को बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी पूरी तरह से एकदम ख़त्म हो चुकी है। और जिसने भी नहीं देखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जा करके पिछला वीडियो उठा करके देख ले। और देखने के बाद फिर से ये वीडियो देखे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करता रहे। और दोस्तों, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें और आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। अब आज हमको पढ़ना है क्या? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ना है हमको? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो दोस्तों, इस समय हम आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं सन 2024 के एग्जाम को देखते हुए एकदम मेन टॉपिक, बिल्कुल कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, वो सारी टॉपिक्स हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पूरा एक तरफ से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ उन टॉपिक्स को सिर्फ आपको हम पढ़ा रहे हैं जिससे कि जो कि आपकी वीडियो मतलब कि बोर्ड पेपर में 2024 के एग्जाम में जो आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग 2024 की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहें और बेहतर अंक पाने के लिए हमारे साथ मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। क्या होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी? तो कल हमने आपको बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें सिर्फ एक लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें एक से अधिक लेंस लगा होता है, मतलब 2, 3, 4 कुछ भी लग सकता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं 2 लेंसों वाली सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये इस तरह से। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या चीज? तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो डिफिनेशन है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो छोटी वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन वस्तुओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हमने आपको पिछले वाले वीडियो में, सरल सूक्ष्मदर्शी के वीडियो में हमने इसकी डिफिनेशन समझाई भी थी। सूक्ष्मदर्शी की डिफिनेशन क्या होती है तो आप लोग उसमें से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब इसके आगे से हम पढ़ते हैं। इसके सबसे पहले हम इसमें जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग होगी हमारी, सबसे पहली हेडिंग इसकी रचना। इसकी रचना कैसे होती है, रचना क्या है? क्योंकि डिफिनेशन मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बता दी है। तो चलिए रचना देखते हैं। तो रचना में दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे ये इस टाइप का एक बेलनाकार ये पाइप है। इसमें धातु की एक बेलनाकार पाइप होती है, और धातु के बेलनाकार पाइप में जो अगला हिस्सा है, अगले हिस्से में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। इसको हम O से डिनोट करते हैं। इस लेंस को कैसे डिनोट किया जाता है? O से। और इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो FO से डिनोट की जाती है। ठीक है, एक एक बात को गौर से समझिएगा और हम आपको बड़े प्यार से गौर से समझाएंगे एक एक पॉइंट को, तो ध्यान से समझते रहिए। क्या है ये? धातु की एक बेलनाकार पाइप है, और इस पाइप में यहाँ पे ये छोटी फोकस दूरी का, मतलब कम फोकस दूरी का एक छोटा सा उत्तल लेंस लगा हुआ है, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, और जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? FO होती है। और इस लेंस को क्या कहा जाता है? अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। इसके पीछे यहां पर इस वाले लेंस से बड़ी फोकस दूरी का, यानी कि इससे बड़ा लेंस, इससे अधिक फोकस दूरी का इसके पीछे एक लेंस और लगा होता है, जिसका नाम होता है नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं इसको? नेत्रिका लेंस। ठीक दोस्तों, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल E से। तो क्या लिखेंगे? क्या कि इसमें धातु की एक बेलनाकार पाइप होती है, जिसमें आगे की ओर कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है,
जिसे O से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी फोकस दूरी FO होती है और इसे अभिदृश्यक लेंस भी कहा जाता है। इसके पीछे एक अधिक मतलब पहले वाले लेंस से अधिक फोकस दूरी का, पहले वाले लेंस की अपेक्षा अधिक फोकस दूरी का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी पहले वाले लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, और इसे कैपिटल E से डिनोट किया जाता है और इसकी फोकस दूरी को FE से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे नेत्रिका लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लेंस किधर होता है, आंख की ओर होता है। यह लेंस किधर पाया जाता है, आंख की ओर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं समायोजन। अब अगली हेडिंग हमारी ये समायोजन है, तो समझते हैं समायोजन क्या है, समायोजन कैसे किया जाता है। तो इसमें देखिए आपको मैंने बताया एक अभिदृश्यक लेंस लगा होता है, एक नेत्रिका लेंस लगा होता है, और जो अभिदृश्यक लेंस होता है ये कम फोकस दूरी का होता है और जो नेत्रिका लेंस होता है ये अधिक फोकस दूरी का होता है। हम आपको बता दें कि बीच में यहाँ पे कुछ क्रॉस तार लगे होते हैं, इस जगह पे क्रॉस तार। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें किसी भी चीज को देखने के पहले, ये इधर हमारी नेत्र होती है, आंख बनी होती है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमें इस साइड से यानी नेत्रिका की तरफ से देखना होता है कि इस लेंस के द्वारा ये क्रॉस तार हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे समायोजन में, सबसे पहले नेत्रिका लेंस से हम देखते हैं कि क्या हमको क्रॉस तार दिखाई दे रहा है कि नहीं, अर्थात नेत्रिका लेंस को कुछ इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि क्रॉस तार दिखाई दे। जब ये क्रॉस तार दिखाई देने लगता है तब हम क्या करते हैं, इस जो अभिदृश्यक लेंस है इसके सामने हम वस्तु को रखते हैं, जिस वस्तु को हमें देखना होता है वस्तु को रखते हैं, और वस्तु को रखने के पश्चात ये इस क्रॉस तार को जब यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। जैसे आप लोगों ने शादी वगैरह में देखा होगा, शादी विवाह में, कि जो कैमरामैन होते हैं वो इस तरह से पहले उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, घुमा करके उसको सेट करते हैं। तो सेट क्या किया जाता है, इसी लेंस को जब इसको घुमाया जाता है तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों, दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था। इस व्यवस्था को कहा जाता है दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था। ठीक है, दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था। यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले इस लेंस के द्वारा इस क्रॉस तार को देखा जाता है। जब ये क्रॉस तार दिखाई देने लगे तो हम इस लेंस के सामने यानी अभिदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु को रखते हैं, और जब वस्तु को रखते हैं तो फिर हम इधर से देखते हैं और देख करके क्या बनाते हैं कि मतलब ये करें कि इस वाले लेंस का जो प्रतिबिंब, मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बन रहा है वो इस क्रॉस तार पर बने, इस क्रॉस तार पर बने, और प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में यानी प्रतिबिंब और क्रॉस तार के यानी कि इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो इस वाले प्रतिबिंब और इस क्रॉस तार के बीच में लंबन ना रहे, लंबन दूर कर दें। और उसके बाद में जब हम फिर इससे जब इसको इस और इसका फिर क्या करते हैं, इस जब यहाँ पर बनने लगे तो हम क्या करते हैं, फिर इससे देखते हैं और वस्तु हमको आसानी से दिखाई देने लगती है। ठीक है, लेकिन पहले तो दिखेगी नहीं, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पर रखेंगे तो तुरंत तो यहाँ पे बनेगी नहीं। तो हमको करना क्या होगा, इसी दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था से इसको समायोजित करना होगा कि यहाँ पर जो इस वाले वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा इस वाले वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस लेंस के द्वारा वो इसी क्रॉस तार पर बने। तो उसको क्या किया जाता है, इसी को ऐसे घुमा घुमा के सेट किया जाता है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब इसी क्रॉस तार के ऊपर बनने लगे। सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा कि हम क्या करते हैं, इस वाली लेंस के द्वारा देखते हैं कि ये क्रॉस तार दिखाई दे, इसको सेट करते हैं। ठीक, फिर वस्तु को आगे रखते हैं, वस्तु को आगे रख करके फिर इसको हम समायोजित करते हैं, इस वाले को, इसको समायोजित करने को क्या कहा जाता है, दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था। और इसको समायोजित करके क्या करते हैं कि इस यानी जो आगे वस्तु हम जिस वस्तु को देखना चाह रहे हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब इस क्रॉस तार पर बने। जब उस वस्तु का इस प्रतिबिंब इस क्रॉस तार पर बनने लगता है तो वस्तु हमको यहाँ पर इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यही कहलाता है
समायोजन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसकी अगली हेडिंग समझते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक लेंस आगे होता है, एक लेंस पीछे होता है। आगे वाले लेंस को अभिदर्शक और पीछे वाले लेंस को नेत्रिका। तो आइए समझते हैं इस चित्र को कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखिए आगे ये बन गया हमारा एक लेंस, नेत्रिका लेंस, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस को हमने आपको बताया ओ से डिनोट किया जाता है। इसकी फोकस दूरी मान लें हम, इधर एफ ओ डैश, इधर की फोकस दूरी हो जाएगी हमारी एफ ओ, और इसके सामने हम रख दे रहे हैं एक वस्तु ए बी। एक वस्तु रखते हैं ए बी, सूक्ष्म वस्तु है जो कि दिखाई नहीं देती है, जानते हैं हम लोग। एक वस्तु रखी है ए बी। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिए, जब कोई किरण कहाँ मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाती है तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण, ये एफ ओ हम ऊपर लिख दें अगर आप लोग कोई समस्या ना हो तो। ठीक है, और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, ये थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इसको हम सीधी कर दें, एफ ओ, ये जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है ये कहीं पर इसको काट देगी, ऐसे काट देगी। अब दूसरा जो लेंस होता है, दूसरा लेंस एक हम इधर ले लेते हैं। ये लेंस हमारा कौन सा है, ये हमारा नेत्रिका लेंस है। ठीक है, तो अब ये जहां पे काट रही है इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। ये प्रतिबिंब का नियम कैसे है, किस प्रकार से बन रहा है, इसका मैंने पूरा नियम स्टार्टिंग का कि ये किस प्रकार से किरणें आ रही, किस प्रकार से कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप लोग उसमें से जाकर के पिछला वीडियो जरूर पूरा देख लें। तो चलिए यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से क्या होता है, एक किरण सीधा जाती है मुख्य अक्ष रेखा के समांतर। अब यहाँ पे देखिए इसकी फोकस दूरी, इसकी भी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी को हम क्या मानते हैं, एफ ई मानते हैं। और ये लेंस कौन सा है हमारा, ई, और इधर जो इसकी फोकस दूरी होगी क्या हो जाएगी, एफ ई डैश। ठीक, ये बी डैश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब एक किरण ऐसे चली गई और सीधा निकल जाती है फोकस की तरफ, दूसरी ऐसे जाती है। तो ये दो किरणें जब दोनों आगे बढ़ती हैं तो ये ऐसे जाएगी, कुछ आगे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोकस दूरी है और यहाँ पे काफ़ी दूर होगी, तो यहाँ पे आगे जब फोकस से ही जाएगी। इन दोनों किरणों को किया क्या जाता है, आगे की ओर ऐसे पीछे से खिसका लिया जाता है, ऐसे बढ़ा लिया जाता है। जब ऐसे बढ़ाया जाता है तो ये यहाँ पर आकर के, यानी कहीं ना कहीं पे जाकर के एक दूसरे को काट देती हैं, और जब काट देती हैं तो वस्तु की ओर ही इसका जो है प्रतिबिंब बन जाता है। किधर, जिधर वस्तु रखी होती है उधर ही इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यही हो गई इसकी क्या संरचना, कैसे बना आपने देखा होगा। एफ ओ डैश इधर लिख दें, एफ ओ डैश ऐसे, यहीं पे काट रही है ना दोनों किरणें, ऐसे यहाँ पे काट रही है। ये बन गया इसका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डबल डैश, यहाँ पे बी डबल डैश। और हम इधर से वस्तु को देख रहे हैं, इधर वो जगह काफ़ी कम है, उस जगह को देखते हुए ये हमारा नेत्र है, यहाँ से देखा जा रहा है वस्तु को। ठीक है, तो क्या किया है हमने, सर्वप्रथम हमने एक कौन सा लेंस, अभिदर्शक लेंस के सामने एक सूक्ष्म आकार की वस्तु ए बी रखी। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ डैश ओ तथा एफ ओ है। ठीक है,
अब क्या किया, अभिदर्शक लेंस से आने वाली प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जाती है और समांतर जाने के पश्चात क्या होता है, यह फोकस से होकर के आगे बढ़ जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाती है और दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, ए डैश पर काट देती हैं। और ए डैश से काटने के पश्चात हम क्या करते हैं, ए डैश से मुख्य अक्ष रेखा पर लंब डाल देते हैं ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि जो दूसरा वाला हमारा नेत्रिका लेंस है, इस दूसरे वाले नेत्रिका लेंस को हम क्या करते हैं, इसको जो हमने आपको बताया था कि इसको हम समायोजित करते हैं, तो इसको हम दंतुर्दंड चक्रिका व्यवस्था के माध्यम से इसको, इस वाले लेंस को समायोजित करते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब या तो इस फोकस पर बने या इसके अंदर कहीं जा कर के बने। जब इसका प्रतिबिंब फोकस पर या इसके अंदर कहीं बनता है तो जो इसका ये वस्तु कहाँ चली जाए, मतलब इसका प्रतिबिंब है और इस लेंस के लिए फोकस का वस्तु का काम करेगा। देखिए इस वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु है ये प्रतिबिंब हो गया। लेकिन इस वाले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम करेगा, किसका, वस्तु का काम करेगा। तो अब इसके लिए इसको हम वस्तु कहेंगे, इसके लिए प्रतिबिंब कहेंगे। तो अब इसका ये प्रतिबिंब हो गया। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है हमको इसको खिसका करके ऐसी जगह पे लाना है कि ये इस फोकस पर बने या इस फोकस के अंदर बने। तो जब ये फोकस पर या फोकस पे के अंदर बनेगा तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आवर्धित बनेगा और लेंस की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रचना। आइए अब इसकी देखते हैं आवर्धन क्षमता। सबसे पहले तो हम आपको फार्मूला लिख के बता दें कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो फिर उसके बाद उसको हम समझाएं तो आपको समझ में आएगा। आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, इसको आवर्धन क्षमता को m से और अंतिम प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बीटा से और वस्तु के दर्शन कोण को अल्फा से डिनोट किया जाता है, अर्थात m = बीटा अपान में अल्फा, ये फार्मूला होता है। अब आइए आपको समझाते हैं। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा ये है a डबल डैश b डबल डैश, इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना है, बीटा है। और वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण ये वस्तु है। इस वस्तु के द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए मान लीजिए ये वस्तु कितनी हमारी ए बी है और इसके द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है मान लो कितना, अल्फा, ये बन रहा है। ठीक है, ये ई पॉइंट है ना, ई लिख दें हम। ये ई हमने यहाँ गलत लिखा, इसको यहाँ लिख दें, थोड़ा बेहतर रहेगा डेरिवेशन करने में। ओ यहाँ लिख दें, ये वाला दोनों का प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ए बी अल्फा ई, ठीक है, तो ये आँख से यहाँ पर बन रहा है, ये वाला आँख के द्वारा यहाँ बना दर्शन कोण अल्फा है, और जो अंतिम प्रतिबिंब है इसके द्वारा जो आँख पर बना दर्शन कोण है वो बीटा है। अब बात समझिए, अब चूंकि ये जो दर्शन कोण, ये देखिए इसी वाली रेखा को हम यहाँ तक बढ़ा के लाए हैं, इसी लाइन को हम यहाँ तक बढ़ा के लाए हैं। इसको हम क्या करें, हम मान रहे हैं कि ये वाला जो लेंस है हमारा, इस लेंस को क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस एकदम कहाँ पर है, हमारे आँख पर है, एकदम आँख के अत्यंत समीप है। तो हम इस वाली लाइन को हम मान लें, इसकी सामने वाली लाइन को, यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ई बी डैश ए डैश। ठीक है, त्रिभुज ई ए डैश बी डैश। ठीक, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे है हमारे सामने ई बी ए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं। चलिए इन्हीं से हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, बीटा का मान लें, किसका, बीटा। बीटा जो है
वो कहे के बराबर होगा tan बीटा के। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि tan बीटा से हमको मान निकालना है। और एक चीज़ आपको और इसमें मान लेना है कि ये मान लेना है कि जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी है? d दूरी पर। कितनी दूरी पर आंख से? d दूरी पर रखी है, यानी न्यूनतम दूरी d पर रखी है। ठीक है, तो चलिए tan बीटा। अच्छा बीटा क्यों लिखा था और इसको tan बीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये जो कोण है अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं देता है कोई चीज़ तो उसका जो दर्शन कोण होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, अर्थात रेडियन में होता है। तो जब ये बीटा था पहले से तो इसको हमने tan बीटा लिख लिया। तो tan बीटा से इसका हम मान निकाल लेंगे थोड़ा बड़ा मान करके, और फिर मान बीटा का ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बीटा का मान निकाल लें। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? a डैश b डैश a डैश b डैश बटे आधार कितना हो जाएगा? b डैश e। क्या हो जाएगा? b डैश e हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए तो बीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं a डैश b डैश। अब बात लिख लो, a डैश b डैश अपान में b डैश e। अब यहाँ पे थोड़ा मन लगा के समझिएगा, b डैश e ये जो प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी? वस्तु का। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी u। क्या होगी? u होगी u। और किस वाले? आइज वाले लेंस के लिए तो u e लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम b डैश e को क्या लिख दें? u e लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा अल्फा का मान निकाल लें, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? उसी तरह से tan अल्फा लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, मतलब AB बटे D, AB अपान में D। ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण, अच्छा ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो समीकरण 2 और 3 का मान ले जाके कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। देखो समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में रख देंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मान ऊपर रख दें। सबसे पहले बीटा वाला, तो बीटा का मान कितना है? a डैश b डैश अपान में ue। अब बटे में, अच्छा बटे में है ना अल्फा बटे में है तो अल्फा वाला मान बटे में रखो। तो अल्फा वाला मान कितना है? AB अपान में D। इसको गुणा कर लो इधर, ये इधर। तो m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा D ऊपर चला जाएगा a डैश b डैश बटे में, और ये D भी गुणा चला जाएगा तो इंटू का D हो जाएगा। और फिर बटे में ये AB भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा AB, और इसका बटे में कितना हो जाएगा? UE। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम आपको एक काम की बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आ जाइए चित्र पर। यहाँ देखो a डैश b डैश लिखा है, यहाँ देखो लिखा है a डैश b डैश। ये पहले वाली वस्तु का ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? वस्तु है। वस्तु क्या है हमारी? AB। वस्तु क्या है? AB, है ना। वस्तु AB है, और ये AB क्या है? AB की लंबाई है। और यहाँ पे ये वाली ये क्या है? ये प्रतिबिंब है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब वाले को हम कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? V से। प्रतिबिंब वाले को कैसे डिनोट करते हैं? V से। तो प्रतिबिंब को हो ये यहाँ पे a डैश b डैश, तो इसको हम लिखेंगे m बराबर a डैश b डैश को हम क्या लिख सकते हैं? VE। क्या लिख सकते हैं? VE। और AB क्या है हमारा? AB क्या है? वस्तु है। वस्तु को हम क्या लिख सकते हैं? UO इंटू का D अपान में UE। ये हो गया इसके आवर्धन का सूत्र, और ये बन गया हमारा समीकरण 4। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें 2 स्थितियां होती हैं, ठीक है, और यही 2 स्थितियां बहुत ही समझने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं, एकदम मन लगा के समझिएगा, ठीक है। चलो, ओह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ हमने चिन्ह परिपाटी नहीं ली, चिन्ह परिपाटी ले लें। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे
जो ये प्रतिबिंब है हमारा, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को हमने क्या लिखा है, वी ई लिखा है, वी ई। ए डैश बी डैश हमारा कहाँ बना, ये क्या है हमारा, वी ई, यानी इस वाले के लिए, है ना। तो थोड़ा मिस्टेक कर दिया क्या भाई, भाई देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्षमा चाहते हैं। ये वी ई नहीं, देखो क्योंकि वी तो रहेगा लेकिन ये पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब है ना, तो यहाँ पे वी ओ हो जाएगा, वी ओ। ठीक है, हाँ अब चलिए समझते हैं। पहले वाले वस्तु का ये प्रतिबिंब था तो ये क्या कहा जाएगा, वी ओ। और दूसरे वाले वस्तु के लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करता है, वस्तु का काम करता है, तो उसके लिए हम इसको यू ई लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले वाले के लिए लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं, चिन्ह परिपाटी देख लें। चिन्ह परिपाटी में देखेंगे तो ये इधर है अर्थात v का मान धनात्मक होगा, और u ये वाली वस्तु इधर है अर्थात इसका मान ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे आगे लग जाएगा। और इसके पहले वाले चित्र में d और u दोनों इधर थे, तो दोनों का मान माइनस माइनस में और दोनों प्लस हो जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लगा दो, हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं, पहली कंडीशन इसकी देखते हैं, स्थिति फर्स्ट, स्थिति 1 क्या है भाई, क्या होती है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूरी पर बने। कहाँ पर जब ये वाला जो अंतिम प्रतिबिंब है ये कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी दूरी पर बने, तब क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, हम लेंस के सूत्र से समझते हैं। तो लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोस्तों एक बात का थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसे समझ लो, 1/fe इक्वल टू 1/v, इधर है इधर, तो 1/ क्या हो जाएगा, v का मान, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, इसलिए इसको हम कैपिटल डी लिख दें, माइनस 1/u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ue, क्या हो जाएगी 1/u, माइनस बीच में लगा दें। अब एक बात समझो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए 1/f से तो कोई लेना देना है नहीं, 1/fe है तो 1/fe रहेगा, 1/fe इक्वल टू, ये अंतिम प्रतिबिंब है 1/d, और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इस साइड में, मतलब बाएं साइड में। जब कोई भी प्रतिबिंब या कोई भी वस्तु, कोई भी दूरी अगर बाएं साइड में है तो उसे हम सदैव ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बाएं साइड, तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। जो वस्तु है हमारी ये भी बाएं साइड में है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो इनमें क्या करो, चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दो 1/d, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो 1/ue। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको करना है कि 1/ue का मान लेना है, निकालना है। तो 1/ue बराबर हो जाएगा, 1/d को इधर ले आओ, तो 1/fe, और 1/d इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/d। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसके अंश के दोनों पक्षों में d से गुणा कर दो, अंश के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, d से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब d से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d/ue प्लस का d/fe प्लस का d/d, या d से d कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख दें तो हो जाएगा d/ue बराबर d/fe प्लस का d से d कटा, कितना बचा 1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5।
करना क्या है, इस समीकरण नंबर 5 से डी अपान यू ई का मान ला करके समीकरण 4 में रख दो। क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 5 से डी अपान में यू ई का मान कहाँ रखना है, समीकरण 4 में रखने पर। दोस्तों जब यहाँ पे हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यहां से ये इस मान को लाकर यहां रख दें तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस का वी ओ अपान में यू ओ, वी ओ अपान में यू ओ, और डी अपान यू ई का मान डी अपान एफ ई इंटू का डी अपान में एफ ई प्लस का 1, डी अपान एफ ई प्लस का 1। ये वैल्यू आ गई भैया आवर्धन की, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। आइए सेकंड स्थिति देख लें तुरंत। इसकी सेकंड स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। तो दोस्तों यहां देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कब बनता है यहां समझो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहां होनी चाहिए, फोकस पर। वस्तु कहां होनी चाहिए, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होगी तभी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो यहां पर तो m बराबर क्या है, m बराबर माइनस का वी ओ अपान में यू ओ दिया गया है इंटू का डी अपान में दिया गया है यू ई। तो यू ई बराबर क्या, एफ ई। तो यहाँ पर यू ई की जगह क्या रख देंगे, एफ ई हो गया समीकरण। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब, जब कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो वस्तु होती है वो फोकस पर रखी जाती है। तो प्रतिबिंब को हमें अनंत पर बनाने के लिए जो यू ई का मान है वो क्या रखना होगा, एफ ई रखना होगा। बस हो गया डेरिवेशन। और दोस्तों 2024 की तैयारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहें और अपने आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करते रहें और लगातार देखते रहें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।